हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं ये जो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है, उसमें भी भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस की बात चल रही है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 जो कि है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम जो पेज है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी हेल्प मिल जाएगी। तो वैसे अगर आप लोग वनडे एग्जाम की बात करते हैं या प्री एग्जाम की बात करते हैं तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र मुझे लगता है सफिशिएंट है अगर आप लोग वनडे एग्जाम निकालना चाहते हैं। आप चाहे मैं पीसीएस के प्री की बात करूं, बीपीएससी के प्री की बात करूं, अगर आप घटना चक्र तमीज से कर ले तो मुझे लगता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको घटना चक्र की वीडियो मिल जाएगी। एक चीज पहले एक और बात बता दूं गाइस, हो सकता है कि वीडियो ना 2021 की हो, 2022 की तो शायद नहीं है, 2021-22 दोनों ही है। तो अब ये मत सोचिएगा कि ये तो पुरानी है तो ये काम नहीं आएगी। तो गाइस, सब काम आती है, चाहे 20 की पढ़े आप, चाहे 21 की या चाहे 22 की पढ़े। जो स्टैटिक पोर्शन है वो स्टैटिक ही रहता है, स्टैटिक पोर्शन चेंज नहीं होता है, डायनेमिक पोर्शन चेंज होता है, और उसके लिए हम करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो आपका कवर सब कुछ हो जाता है। स्टैटिक पोर्शन यानी कि जो चेंज नहीं होता है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, पुरानी हो चाहे नई हो, कोई भी बुक हो, फर्क नहीं पड़ता। देखिए, डायनेमिक पोर्शन है वो चेंज हो जाता है, और ये तो आप जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आप पढ़ ही लेते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आप चाहे 2020 की बुक पढ़े, 21 या 22, कोई भी बुक पढ़े, आपको कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जहां तक हम लोग कर चुके थे लास्ट वीडियो में, उससे आगे की हम यहाँ बात करेंगे। विधायिका पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो विधायिका में जैसे हमें पता है कि अगर हम संसद की बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर, तो हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, हमारे पास लोकसभा होती है, हमारे पास राज्यसभा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें, प्रेसिडेंट हम कर चुके थे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, राज्यसभा हम कर चुके, लोकसभा में हम कुछ बातें चल रही थी। ठीक है, तो देखिए, अब हम प्रस्ताव की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ विशेषाधिकार प्रस्ताव तक हम काम कर चुके थे, यानी कि पढ़ चुके थे। अभी हम बात करेंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। उससे पहले एक और चीज है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गाइस, आप लोग देखते तो बहुत हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे आप दृष्टि के लिए करिए, चाहे आप घटना चक्र के लिए करिए, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताया करिए कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा, या कोई कमी है तो वो आप बताइए कि उसको मैं सुधारूं। ठीक है, और शेयर करिए उन सभी दोस्तों को जो लाइक पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और जो लाइक कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, या देखिए बहुत चैनल है जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है ना कि कई बार हमें हेल्प पता है किस चीज से मिल जाती है। हमें पता है यार ये पर्टिकुलर बुक मुझे ना कंप्लीट करनी है, तो उसकी अगर एक एक लाइन मुझे समझ में आ जाए ना तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप घटना चक्र की बात करें तो पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है घटना चक्र, तो आप पढ़ सकते हैं वहां जाके। ठीक है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, घटना चक्र सिर्फ रीड नहीं करती हूँ, उसको समझा भी देती हूँ। हाँ देखिए, अब मैं कोई टीचर नहीं हूँ। हाँ, मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया है, मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैंने समझाया है, तो गलतियां मुझसे भी होती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आगे जो है वो गलतियां ना हो, इस चीज की मैं कोशिश करती हूँ। स्टार्टिंग की वीडियोस में थोड़ी गलती मिल जाएगी, लेकिन मेजर गलती आपको नहीं मिलेगी जो आप समझ ना पाए। चलिए, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से। देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी अविलंबनीय लोक महत्व के, ठीक है, विषय पर अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष यानी कि लोकसभा में, और सभापति राज्यसभा का जो होता है पीठासीन अधिकारी। ठीक है, तो कोई लोक महत्व का विषय है, उस पर अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से सदन का कोई सदस्य जो है मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए एक प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है। समझिए भैया, देखिए लोक महत्व की यानी कि आपके देश में जो, मतलब आपके देश के महत्व की कोई बात हो रही है, आपके देश में जो लोग रह रहे हैं उनके, चाहे वो कोई भी विषय हो सकता है। ठीक है, जो अविलंबित है, अविलंबित मतलब कि बहुत समय से उस पर कोई काम ना चल रहा हो, तो क्या होता है कि उस विषय पे क्या होता है, अध्यक्ष जो सभापति होते हैं उनकी पहले से अनुमति के बाद क्या होता है, सदन का कोई भी सदस्य, चाहे वो सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो, तो कोई भी सदस्य मंत्री
जो मंत्री होते हैं यानी मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रस्ताव लाते हैं कि भैया, मंत्रियों से कहा जाता है कि भैया आप इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस विषय पे काम करिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मंत्री जो है तुरंत भाषण दे सकता है, अन्यथा किसी और दिन भाषण देने के लिए समय मांग सकता है। मतलब उस विषय पे वो तुरंत भी भाषण दे सकता है वहीं पे सदन में, या फिर कह सकता है कि मैं कुछ समय चाहता हूँ और उसके बाद में भाषण मतलब इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव की, राइट। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 50 सदस्यों के समर्थन और पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही ये प्रस्ताव जो है सदन में पेश किया जाता है। सपोज कि हम यहाँ पे लोकसभा में हैं, ठीक है, तो लोकसभा में जितने भी सदस्य उसमें से अगर 50 सदस्य क्या करते हैं, समर्थन करते हैं स्थगन प्रस्ताव का, और जो पीठासीन अधिकारी हम कहते हैं कि जो स्पीकर है यानी कि अध्यक्ष, इसकी अनुमति से ये प्रस्ताव जो है सदन यानी कि लोकसभा में आएगा। तो सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर है, कोई भी। ठीक है, तो ये प्रस्ताव जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, मतलब लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन की नियमित कार्रवाई को स्थगित करना। देखिए अब यहाँ पे कहानी क्या है, फिर कोई महत्व का, लोक महत्व का कोई मामला आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सदन की कार्रवाई चल रही है, सदन मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा सदन की कार्रवाई चल रही है यानी कि बैठक चल रही है, तो उस बैठक को स्थगित करना इस प्रस्ताव का क्या होता है, इस उद्देश्य होता है। मतलब कोई सपोज कि कोई बैठक चल रही है, कुछ दिनों तक चल रही है, अब हमें लगा कि यार एक कोई विषय है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, 50 सदस्य और पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ये जो है प्रस्ताव आता है स्थगन प्रस्ताव, और अगर आ जाता है तो ये जो बैठक चल रही थी ना, किसी भी विषय जो भी चल रहा था वो यहीं रुक जाएगी, और यहाँ से वो वाला विषय उठेगा। कौन सा विषय, जो लोक महत्व का है, ठीक है, ताकि लोक महत्व के विषय पर चर्चा हो सके। ठीक है, जो बातें चल रही है वो अभी स्थगित हो जाएंगी, रुक जाएंगी, और जो ये लोक महत्व का विषय है उस पर बात चलने लगेगी। ठीक है, प्रस्ताव यदि सदन में पारित हो गया तो नियमित कार्रवाई रोक दी जाएगी, यानी कि जो बैठक चल रही थी उसमें जो कार्रवाई हो रही थी वो रोक दी जाएगी, और जो उठाया गया मामला है उस पर चर्चा होने लगेगी। मतलब आप ये समझ लीजिए, विषय, कोई एक विषय पे बात चल रही है, ठीक है, अब हमें लगा यार ये विषय 2 जो है ना, विषय 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बात होनी चाहिए, तो ये वाला विषय रुक जाएगा और ये वाला विषय, इस पे चर्चा होने लगेगी। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव में ये था। अच्छा, अब यहाँ लिखे स्थगन प्रस्ताव में सिर्फ एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। मतलब अगर आप स्थगन प्रस्ताव ला के कोई मुद्दा उठा रहे हैं, यानी कि कोई लोक महत्व की बात या विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक ही विषय हो सकता है, एक विषय, एक से ज्यादा नहीं। इसने कहा तात्कालिक महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जा सकता है, जो उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी उसको, पुरानी कोई बात नहीं, जो उस समय बहुत इंपॉर्टेंस रखती होगी बात, उसको। उठाया गया विषय लोक महत्व का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। या किसी भी विषय को आप नहीं उठा सकते, लोक महत्व का होना चाहिए, यानी कि आपके देश के कल्याण के लिए, आपके लोगों के कल्याण की बात होनी चाहिए इसमें। ठीक है, जरूरी बात होनी। इसमें ऐसे विषय नहीं उठाए जा सकते जो न्यायालय में विचाराधीन है। ठीक है, जो न्यायालय में चल रहे हैं उसे वहीं चलने दो, आप यहाँ नहीं उठाएंगे। संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा अगर कोई मामला है, नहीं उठाएंगे। सत्र में पहले चर्चा जिसपे हो चुकी हो, आप वापस से वो मामला नहीं उठाएंगे। जो अन्य प्रस्ताव से भी उठाया जा सकता है, मतलब कोई ऐसा विषय जो आप सोचते ना, कोई और प्रस्ताव लाके भी उठाया जा सकता है, तो उसको भी स्थगन प्रस्ताव से आप नहीं उठाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है धन्यवाद प्रस्ताव, ये क्या होता है? तो गाइस यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों, देखिए राष्ट्रपति, जो हमने कहा था ना, राष्ट्रपति जब जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी जो पहली बैठक होती है, या फिर जो नई लोकसभा आती है उसकी पहली बैठक में अभिभाषण देता है। तो जो अभिभाषण यानी कि वो बताता है कि यार जो सरकार है वो आगे क्या करना है, उसकी नीति नियम मतलब कार्यक्रम की बात करता है, मतलब उस पर एक नजर डालता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ये सब बताता है, तो जो उसे हम अभिभाषण कहते हैं, तो उस पर क्या होता है, दोनों सदनों में चर्चा और क्या है, मतदान होता है। जो भी वो बात करता है राष्ट्रपति बताता है, उस पर चर्चा होती है, मतदान होता है। राष्ट्रपति का भाषण जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार की भावी योजनाएं होती हैं और क्या है, कार्य निष्पादन का वर्णन होता है। ठीक है, अब देखिए धन्यवाद प्रस्ताव जो है ना, उसका जो पारित होना सरकार के लिए आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा, सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका पास होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है समापन प्रस्ताव। ठीक है, तो समापन प्रस्ताव में क्या है, इसे ना कटौती प्रस्ताव जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी कि इसे हम समापन भी कह सकते हैं, इसे कटौती प्रस्ताव भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, सदन में चल रही जो चर्चा है उसको समाप्त करने का उद्देश्य से इसे लाया जाता है। जो
जो भी चर्चा चल रही है उसको समाप्त करने के लिए हम लाते हैं समापन या कटौती प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है, चर्चा को बीच में रोककर संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है, यानी कि जिस विषय पर बात चल रही होगी हम ये प्रस्ताव लाएंगे और क्या है, अब चर्चा रुक जाएगी, चर्चा को हम रोक देंगे, रोकने के बाद क्या होगा, उस पर अब हम क्या करेंगे, मतदान करते हैं। एंड में किसी भी विषय पे जब चर्चा चलती है, चर्चा के बाद क्या होता है, मतदान होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, चर्चा रोक के मतदान कर देंगे। समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है साधारण समापन प्रस्ताव होता है, एक होता है कंगारू समापन प्रस्ताव, एक होता है घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव, एक है गिलोटिन समापन प्रस्ताव। ठीक है, इसके बारे में देखिए, डिटेल में कुछ नहीं लिखा है, बस ये 4 आप समझ लीजिए इसे। हालांकि मुझे नहीं लगता, फिलहाल अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें मैंने आज तक नहीं देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से 4 हैं, 4 के बारे में। ठीक है, हाँ इन चारों को, हाँ जैसे आपने एक नाम सुना होगा गिलोटिन, गिलोटिन बहुत बार सुना होगा। ठीक है, चलिए आप इतना समझिए कि आपको ये 4 ऐसे याद रखने, पॉइंट्स याद रखिए। ठीक है, इसके बाद हम एक बात करेंगे, तो ये लिखा है अनियत दिन वाले प्रस्ताव। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो गाइस बहुत सारे तो इसमें मतलब नहीं पूछ रहा कोई फिलहाल इसे, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो लोग, ये जो प्रस्ताव है ना, ये लोग, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, मतलब जो स्पीकर होता है उसके द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किया जाता है, और ये एक समिति होती है जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, बहुत सारी जो भी 2-4 समितियां इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो उसमें एक होती है कार्य मंत्रणा समिति, इससे सलाह करके, और जो सदन है, सदन की कार्यसूची को देखने के बाद क्या होता है, ऐसे प्रस्ताव के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। हर एक चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, कुछ स्किप करने लायक भी होता है, जैसे कि ये। अच्छा, इसमें लिखा है औचित्य प्रस्ताव, यानी कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसमें लिखा है सामान्यतः यह प्रस्ताव जो है विपक्षी दल के सदस्य लाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाता कौन है, विपक्षी दल का सदस्य लाता है, सरकार को सरकार को दबाव में लाने के लिए। ठीक है, एक प्रयास होता है, जो होता है औचित्य प्रस्ताव, नहीं है प्रश्न है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रश्न। ठीक है, औचित्य प्रश्न कौन लाता है, विपक्षी दल के सदस्य लाते हैं, सरकार को दबाव में लाने के लिए लाते हैं, और जो सदन की कार्रवाई में संचालन के सदन की कार्रवाई के संचालन के सामान्य नियमों का पालन न करने पर सदन के किसी सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न के माध्यम से सरकार पर जो है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। यानी इसने ये बोला कोई भी ला सकता है। पहली बात, विपक्षी दल के लोग ज्यादातर लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार को दबाने की बात हो रही है, तो सरकार वाला तो लाएगा ही नहीं, लाना चाहे तो ला सकता है, लेकिन क्यों लाएगा, नहीं लाएगा। तो इसे लिखा सामान्य नियमों, जैसे क्या होता है ना कि जो सदन है आपकी, जो लोकसभा राज्यसभा है, उसका संचालन हो रहा है तो कुछ नियमों के थ्रू होता है। तो जो सामान्य नियमों का अगर पालन नहीं हो रहा है, तो सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा ये जो प्रश्न है, यानी कि औचित्य प्रश्न है, उसके माध्यम से क्या होगा कि सदन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि ये नियम के थ्रू नहीं हो रहा है, इधर उधर फेरबदल चल रही है। ठीक है, अब इसमें लिखा है नियम 377। याद रखिए, ये क्वेश्चन कभी आज तक आया नहीं है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन हाँ पढ़ने जैसे। अब जैसे नियम 377 ये लोकसभा में लाया जाता है, ये भी मैंने तो आज तक ज्यादा खास नहीं सुना है इसके बारे में। कुछ चीजें हैं जैसे आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो ये है लोकसभा में लाया जाता है ऐसे मामले जो औचित्य प्रश्न न हो, जिन्हें प्रश्नकाल या अल्पकालीन चर्चा या स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सके, उसे हम नियम 377 से उठा सकते हैं। अब बस गाइस ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाँ लोग ध्यान नहीं देते, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हो गया कि लोकसभा में लाया जाता है। अब इसने कहा ऐसे मामले जो औचित्य प्रश्न ना हो, औचित्य प्रश्न ना हो। एक बात, जिन्हें प्रश्नकाल या फिर जो अल्पकालीन चर्चा होती है या स्थगन प्रस्ताव या किसी और प्रस्ताव के द्वारा नहीं उठाया जाता है, उसे हम इस नियम से उठाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। विशेष उल्लेख में लिखा है कि प्रस्ताव राज्यसभा में उठाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ये, क्योंकि ये राज्यसभा में उठाया जाता है, हालांकि क्वेश्चन नहीं हुआ है। लोकसभा में उठाए जा रहे नियम 377 जैसे ही है, यानी कि लोकसभा की बात करें तो नियम 377 से ऐसा कुछ होगा, और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ विशेष उल्लेख से ऐसा कुछ होगा। सेम ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है संसदीय विशेषाधिकार, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि संसद के कुछ विशेषाधिकार हैं जो आर्टिकल 107 में है। ठीक है, इसमें 2 अधिकारों की बात करी गई है। पहला, संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप समझते हैं, देखिए नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो आपकी और हमारी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, वैसे इसमें सबसे पहला है स्वतंत्रता किसकी, 2 अधिकार है, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संसद में, दूसरा इसने कहा
अब गाइस ये याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, 105 याद रखिए। अब संसद में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दूसरा कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार। देखिए, जो भी संसद में कार्यवाही हो रही है उसका प्रकाशन, उसका अधिकार। ठीक है, यहाँ दो बात हो गई, बस इतनी सी बात। अब इसने कहा संसदीय विशेषाधिकार का वर्गीकरण। देखिए, इसमें लिखा है एक होता है ना सामूहिक विशेषाधिकार, मतलब समझिए, और एक जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे व्यक्तिगत विशेषाधिकार, यानी कि संसद के हर मेंबर का कुछ अपना अधिकार, विशेषाधिकार होता है। और दूसरा इसने कहा कि एक किस तरह से होगा कि सबका मिला के, सब मतलब सामूहिक सारे सदस्यों को ले लो तो उनको लेकर जो है विशेषाधिकार की हम बात करेंगे। ठीक है, संसद में। ठीक है, तो इसमें लिखा है सामूहिक विशेषाधिकार, पहले पढ़ते तो इसमें लिखा है कार्यवाही चलाने का अधिकार। मतलब संसद के आर्टिकल 122 में ये प्रावधान है कि प्रक्रिया से संबंधित किसी अनियमितता के आधार पर संसद द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसने ये कहा कि संसद में अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है उसकी वो वैध है नहीं है, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि बहस और कार्रवाइयों के प्रकाशन और प्रकाशन रोकने का प्रावधान। मतलब समझिए, संविधान का आर्टिकल 105(2) के तहत क्या है, संसद को यह अधिकार है कि वह अपनी कार्यवाही को प्रकाशित कर सकती है और किसी अन्य व्यक्ति को प्रकाशन का अधिकार दे सकती है, तथा किसी को भी संसदीय कार्रवाई के प्रकाशन से रोक सकती है। यानी कि जो संसद में कार्रवाई चल रही होती है ना गाइस, वहां पे क्या होता है ना, कुछ मीडिया के लोग भी होते हैं। ठीक है, अब मीडिया के लोग हैं तो यार संसद ये भी कह सकती है कि आप ये वाला जो भी पार्ट है उसको आप प्रकाशित कर सकते हैं अपने चैनल पे। ठीक है, संसद खुद भी कर सकती है या ये मीडिया कर सकती है, या फिर ये इनके पास इतना अधिकार है कि वो इनसे मना कर दे कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, कोई भी व्यक्ति संसद की गतिविधियों के सार का सही रूप से प्रकाशन के लिए क्या है, स्वतंत्र है, परंतु उसकी सीमाएं हैं। मतलब यार संसद में जो भी कार्रवाई चल रही है उसका प्रकाशन करने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन इसकी कुछ क्या है, लिमिटेशंस हैं, यानी सीमाएं हैं। जैसा ऐसा प्रकाशन किसी दुर्भावना के तहत नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा प्रकाशन करें कि जिससे आप संसद में हो रही कोई भी कार्रवाई है आप उसको गलत सेंस में प्रकाशित करना चाहते हो, तो ऐसा ना हो। फिर है सदन के जो सभापति द्वारा क्या है, कार्रवाई के किसी अंश को हटाने पर उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। यही बात गुप्त सत्र की कार्रवाई से संबंधित भी है। मतलब ये कहा कि अगर चाहे तो जो सदन है, सदन का जो सभापति है वो चाहे तो कुछ पार्ट जो है ना, कुछ जो संसद में जो है कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई का कुछ पार्ट इसने का ये वाला पार्ट जो है ना प्रकाशित नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, नहीं होगा। और दूसरा एक क्या होता है ना, एक गुप्त सत्र भी होता है। गुप्त सत्र में जो भी प्रकाशन करने वाले लोग हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है, इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बाहरी व्यक्ति को सदन से बाहर निकालने का अधिकार। बाहरी व्यक्ति में वही लोग आ जाते हैं जैसे कि हम कहते थे ना, मीडिया के लोग आ गए। ठीक है, तो ये अधिकार है संसद के पास। संसद के जो दोनों सदन है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा, दोनों के पास ये अधिकार है कि बाहरी व्यक्ति को बाहर करा जा सकता है। अच्छा, यहाँ लिखा विशेषाधिकार हनन के लिए क्या है, अपने सदस्य और बाहरी व्यक्ति को दंड देने का भी अधिकार है। यानी कि अगर संसद है, संसद के जो सदन है उनके विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा जो बाहरी मतलब क्या है, हनन हो रहा है तो उसके लिए अपने ही सदस्य, यानी कि एमपी, जो संसद के खुद के सदस्य होंगे वो, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति भी आ गया जिसने विशेषाधिकार हनन किया है संसद का, तो उसको भी दंड देने की शक्ति भी संसद के पास है। मतलब इस मामले में किसी भी बाहरी व्यक्ति को चेतावनी दी जा सकती है कि यार आप गलत तरीके से कोई भी काम यहाँ पे ना करें। ठीक है, या उससे कहा गया कि भैया आप बाहर निकल जाइए और वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी निंदा की जा सकती है और क्या है, कारावास भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। यदि सदन के किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निंदा की जा सकती है। मतलब अगर कोई एमपी ही क्या कर रहा है, विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसकी निंदा की जा सकती है, और सदन में निलंबित भी किया जा सकता है और निष्कासित भी किया जा सकता है। सब कुछ हो सकता है। अब एक है आपके पास अपने परिसर के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार भी है। जैसे इसने लिखा है, दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा के पास ये अधिकार होता है कि वह अपने परिसर के भीतर उत्पन्न होने वाले किसी भी विषय पर फैसला ले सकती है। एक बात, इस मामले में चाहे वे सदस्य हो गैर सदस्य, यानी कि अगर वो सदस्य मान लेते हैं हम, संसद का सदस्य है, गैर सदस्य है, या ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए फिर से देखते हैं। अब देखिए, इस मामले में चाहे वे सदस्य हो गैर सदस्य हो, ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उसके विरुद्ध कोई सिविल या फिर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें लिखा है साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेष अधिकार।
देखिए, संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा को अपनी अवमानना या विशेषाधिकार के हनन के मामले में किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का अधिकार है। यानी अगर आप मतलब कोई भी एमपी या कोई भी व्यक्ति जो है सदन की अवमानना करता है या विशेषाधिकारों का हनन करता है तो उसे जेल भेजने का अधिकार है, परंतु ये शक्ति जो है आर्टिकल 21 और न्यायिक पुनरावलोकन से स्वतंत्र नहीं है। यानी कि आप किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कि है आर्टिकल 21, उससे स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। और दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन, अगर न्यायालय इसमें कूद के कहती है कि यार जो आपने किया है गलत है तो गलत माना जाएगा, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन भी होगा इसमें, ठीक है। यानी ये नहीं कह सकते कि न्यायालय इसमें दखल ना देगी अगर उसे लगता है कुछ गलत हुआ है तो। मतलब अभी तक गई हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भी सामूहिक विशेषाधिकार। अभी हम बात करने जा रहे हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार की, यानी कि संसद के जो सदस्य उनका अपना व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी है, कुछ अधिकार भी है। तो इसमें लिखा है सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, मतलब समझिए अब इसका। तो इसमें लिखा है कि संसद के सदस्यों को संसद सत्र के दौरान क्या है या उससे जो है 40 दिन पहले 40 दिन बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब समझिए ये एक बंदा है, एमपी है एक, ठीक है, ये बंदा, ठीक है। अब इसके खिलाफ कोई बात हो गई, सपोज सिविल मामला है, कोई साफ मान लेते हैं, ठीक है। और संसद का क्या, सपोज ये लोकसभा का बंदा है और लोकसभा का सत्र चल रहा है अब, और इसके खिलाफ कोई बात हो गई है, ठीक है। तो पुलिस आके इसको ना, अगर ये सत्र चल रहा है तो भैया ये इसको गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, एक बात। और इसने कहा जो सत्र है ना, सत्र के 40 दिन पहले और सत्र से 40 दिन बाद तक भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, ऐसा समझिए। और वैसे ये समझिए 40 दिन बाद ना एक और सत्र स्टार्ट हो जाएगा, वो तब भी गिरफ्तार नहीं होगा, ठीक है, मतलब हो ही नहीं सकता यह कहा जाए तो। यदि ये प्रक्रिया, इसने कहा ये प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 135 क में शामिल है और ये विशेषाधिकार सिर्फ सिविल मामले से जुड़ी गिरफ्तारी तक है। मतलब इसमें समझिए दो तरह की गिरफ्तारी हो सकती है, एक सिविल मामले से जुड़ी, एक आपराधिक मामले से जुड़ी। तो ये वाला जो अधिकार है ना, ये सिर्फ सिविल मामले के लिए, आपराधिक मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सपोज आप किसी का खून करके आ जाए, ठीक है, किसी का मर्डर करके आ जाए और आप जाके कहें भैया ये तो सत्र चल रहा है या हम सत्र के 40 दिन तक गिरफ्तार नहीं हो सकते, सत्र के 40 दिन पहले तक गिरफ्तार नहीं हो सकते, तो ये नहीं चलेगा अगर आपराधिक मामला है तो, ठीक है। सिविल मामले में चल सकता है। इसमें लिखा है गवाह के रूप में क्या है उपस्थित होने से स्वतंत्रता, मतलब जिस समय संसद का सत्र चल रहा है उस समय किसी भी सदस्य को गवाही देने के लिए सदन की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि सपोज कोई बात हो जाए और आप कहें कि ये तो गवाह है, ये वाला बंदा जो है ना गवाह है, और पता चला ये एमपी भी है, एमपी भी और सत्र में भी बैठा है, सत्र चल रहा है संसद का। अब आप पुलिस जाके इसको पकड़ के नहीं ला सकती, भैया चलो कोर्ट में गवाही दो ना, नो, नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है वाक स्वतंत्रता, ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। देखिए संविधान का आर्टिकल 105 में ये प्रावधान है कि संसद की प्रक्रिया और क्या है संविधान के उपबंधों का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अंतर्गत संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। मतलब ये समझ लीजिए कुछ नहीं कहानी है, बस ये है कि संसद में जो भी सदस्य है उसको क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 105(1) में। ये वाक स्वतंत्रता दो तरह की होती है, मतलब सब एक हो गया संविधान के उपबंधों के अधीन होगी, संविधान में ऐसा कुछ लिखा होगा, और दूसरा इसने संसद की प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमन और आदेश के अधीन, ये समझिए। मतलब इसने कहा ये जो आपको स्वतंत्रता मिली है ना संसद के सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ भी, मतलब क्या था ना फ्रीडम ऑफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी मूल अधिकार में भी है, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे भी है, तो वाक स्वतंत्रता की बात होगी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं दो तरीके से। एक तो इसमें लिखा है कि ये जो है ना संविधान के उपबंधों के अधीन भी है, ठीक है। दूसरा इसने कहा कि संसद के कुछ नियम विनियमन कुछ नियम आदेश होते हैं उसमें भी ये चीज लिखी हुई है, यानी आप कुछ भी बोल सकते। तभी आप देखते होंगे संसद में आधा टाइम तो लड़ाई होती रहती है, कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी गाली दे रहे हैं, ऐसा। इसलिए संसद में क्या है विधायी प्रक्रिया की बात करते हैं। चलो इंपॉर्टेंट बात आने वाली है ये, तो ये गई, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो हमने पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है और आपको कठिन लग रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आप समझ जाएंगे। अब देखिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख जो है संविधान के 107 से लेकर 111 आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है लोकसभा राज्यसभा के नियम में भी इसके बारे में लिखा है। मतलब ये है कि अगर सरकार ना कोई कानून लाने वाली है तो कानून के लिए पूरा प्रोसेस चलेगा, इसके बारे में कहाँ लिखा है, इसके बारे में संविधान में लिखा है कि किस तरह से चलेगा, आर्टिकल 107 से 111 के बीच में। और क्या होता है ना लोकसभा और राज्यसभा के कुछ अपने नियम भी होते हैं, उसमें भी ये बात लिखी हुई है, प्रक्रिया लिखी हुई है इसकी, ठीक है। कोई भी कानून शुरुआत में क्या है विधेयक होता है। मतलब ये समझ लीजिए अगर आप किसी भी कानून को ला रहे हैं तो कानून पहले कानून ना होके, यानी कि लॉ ना होके, यानी कि एक्ट ना होके क्या होता है विधेयक होता है। विधेयक होता है, विधेयक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिल होता है, ठीक है। यानी पहले बिल होता है, पास होने के बाद वो एक्ट बनता है, यानी पहले विधेयक होता है, पास होने के बाद वो कानून बनता है, बस। चलो संसद
ये दोनों सदनों द्वारा जब विधेयक को अपेक्षित बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, यानी कि एक्ट बन जाता है। यानी संसद के दोनों सदन उसे हाँ बोल दें, यानी कि पास कर दें। ठीक है, संसद के दोनों सदन से क्या कर दे, पास कर दे, मतलब लोकसभा भी कर दे, राज्यसभा भी कर दे, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जाएगी। तो ये जो बिल है यानी कि ये जो विधेयक है ये क्या बन जाएगा, आपका अधिनियम बन जाएगा, यानी कि एक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है विधेयक के प्रकार। विधेयक यानी कि जो बिल आता है, जो कानून बनना है, ठीक है, उसके कई प्रकार के विधेयक होते हैं हमारे पास। क्या प्रकार है, तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है विधि निर्माण। विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास साधारण विधेयक, और देख लेते हैं पहले कौन कौन से होते हैं विधेयक। तो भैया, और दूसरा इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है गाइस ये धन। एक हो गया आपका साधारण विधेयक क्या होता है, एक धन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और कौन से विधेयक है भाई, और टू, हाँ, तो एक हो गया आपका आपके यहाँ वित्त विधेयक हो गया, और एक है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, अब कहानी शुरू होगी पहले वाले से। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कौन कौन से 4 विधेयक है। तो फिर से देख लेते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो रट लो भैया, यही 4 होते हैं। ठीक है, तो साधारण विधेयक से हम बात शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है साधारण विधेयक अन्य 3 प्रकार के विधेयक से क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। यानी अन्य 3 प्रकार के कौन से, हमने दूसरा पढ़ा धन विधेयक, तीसरा पढ़ा था वित्त विधेयक, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। यानी आप कह सकते हैं ये नाम से ही लग रहा है थोड़ा साधारण सा। ये धन विधेयक, भैया पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वित्त पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संविधान में संशोधन यानी संविधान हमारा सब कुछ है उसमें संशोधन हो रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा है। मतलब ये खतरनाक वाले 3 है। ये साधारण है, बेचारा साधारण ही है। ठीक है, तो ये बाकी सबसे अलग होता है। तो देखिए इसमें लिखा है ना कि ये विधेयक जो है ना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट सी बात है, अगर आप नए हैं रट लीजिए ये भी, कि साधारण विधेयक ना लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, कहीं पे भी प्रस्तुत, मतलब शुरुआत इसकी कहीं भी हो सकती है, दोनों में से। ठीक है, तो प्रथम चरण यानी कि चरण भी कह सकते हैं, वाचन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्यतः विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है। मतलब सपोज की ना मैं हूँ एक एमपी, ठीक है, और मैं लोकसभा में हूँ, शायद सपोज मैं लोकसभा की, मैं एक विषय पे क्या बोलती है, मैं क्या लाऊंगी गैस, मंत्री लाते हैं। ठीक है, मैं एमपी नहीं हूँ, मैं मंत्री हूँ। ठीक है, तो मैं एक विषय पे, किसी एक विषय पे क्या मैंने विचार किया, मैंने कहा भैया इस पे कानून बनना चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या लाऊंगी भैया, बिल ही तो लाऊंगी। ठीक है, बिल लाऊंगी तभी वो पास होके एक्ट बनेगा, तो बिल लाई मैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो विधेयक यानी कि जो बिल आता है ना, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, वो सिर्फ आता है। सिर्फ सदन में क्या है, अनुमति प्राप्त की जाती है कि भैया क्या ऐसा बिल कुछ लाएं या ना लाएं। ठीक, अनुमति प्राप्त की जाती है। और प्रथम वाचन यानी कि जो पहला चरण है, उसमें क्या होता है, विधेयक को पेश किए जाने से लेकर राजपत्र में प्रकाशित करने तक की प्रक्रिया होती है। अब ये राजपत्र क्या होता है भैया, मतलब ये ऐसा कुछ होता है ना कि आप समझ लो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में ऐसे प्रकाशित कर दिया और लोग देख ले रहे हैं कि क्या चल रहा है, हिसाब किताब। ठीक है, लोगों तक पहुंच चुका है कि लोगों ने अपनी एक नजर डाल दी है कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कोई बिल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बस इतनी सी बात है, इसमें एक अनुमति ली जाती है कि भैया हम ऐसा कुछ विधेयक लाए ना लाए। ठीक है, और इसके बाद दूसरा चरण आता है, उसमें क्या होता है, विधेयक को सभी उपबंधों पर विस्तृत चर्चा, मतलब इसने कहा विधेयक में जितनी भी बात लिखी है ना, उस पर अब क्या होगी, चर्चा होगी। क्या यार, ये जो बिल हम ला रहे हैं, उस बिल में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उस पर क्या चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि हाँ ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, हाँ ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल सही। तो इस चरण के अंतर क्या होता है, विधेयक 3 उप चरणों से होकर गुजरता है। देखिए पहले में हम विधेयक को लाए, अनुमति के लिए लाए, ठीक है, और ये प्रकाश राजपत्र में भी प्रकाशित हो रहा है। मतलब विधेयक को पेश करने से लेकर राजपत्र में प्रकाशित होने तक की कहानी प्रथम चरण में चलेगी। दूसरे चरण में उसके जो मतलब विधेयक पे जो है ना चर्चा होगी, उसके पॉइंट्स पे चर्चा होगी। और ये जो है 3 उपचरण होते हैं इस चरण के। ठीक है, मतलब पहला चरण हो गया, और जो दूसरा चरण है उसके 3 उपचरण होंगे। ठीक है, 3 उपचरण होंगे। ठीक है, देखें क्या क्या है भैया। तो इसने कहा पहले इसमें इस चरण में क्या, साधारण बहस की अवस्था, समिति अवस्था, और फिर है विचार की अवस्थाओं से होता हुआ विधेयक जो है ना नए रूप में सामने आएगा। मतलब इसने कहा संशोधन प्रस्तावों पर मतदान का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है यदि संशोधन अपेक्षित है। मतलब अब देखिए विधेयक आया, इस पर अब चर्चा हो रही है, तो हमें लग रहा है भैया चर्चा हो रही है, साधारण बहस हो रही है। ठीक है, तो जब साधारण बहस हो रही है, हमें लग रहा है कुछ पॉइंट्स ना थोड़ा इसमें चेंज कर देना चाहिए, यानी इसमें हमें थोड़ा सा संशोधन कर देना चाहिए। तो संशोधन के बाद जो कहानी निकल के आएगी ना, तो वो यहाँ पे रहेगी, यानी कि दूसरे चरण में इतनी सी कहानी चलेगी। ठीक है, संशोधन प्रस्ताव में मतदान का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है यदि संशोधन अपेक्षित है, मतलब जरूरत है हमें संशोधन करने की, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तीसरा चरण, इसमें क्या है, संपूर्ण विधेयक को स्वीकार अस्वीकार करने से संबंध में चर्चा होगी, यानी कि अब हम इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। तो इस चरण में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि संशोधन हम दूसरे चरण में कर चुके हैं। यानी कि आपने एक विधेयक बनाया, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, हमने कहा यार पॉइंट थी थोड़ा सा इसमें चेंज लाना चाहिए, जरूरत है, तो ये हमने करा, उस पर मतलब उस पर भी चर्चा हो गई, ठीक है, हाँ हो गया। अब हम तीसरे चरण में जब आए तो इसमें हम स्वीकार अस्वीकार करने की बात करेंगे, संशोधन करने की बात नहीं करेंगे। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत जो है उसका समर्थन कर देता है तो विधेयक क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यानी अब इसने कहा क्या होता है कि अब यह 200 लोग बैठे हैं और 101 लोगों ने क्या कर दिया, 200 में से मत दे दिया हाँ में, तो ये क्या है, ये विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुमत मिल गया उसको, विधेयक को बहुमत मिल गया, यानी कि वोटिंग हुई होगी तो 101 लोगों ने उसे वोट दे दिया होगा हाँ में, तो विधेयक हो गया पारित। अब इसने कहा तत्पश्चात जो विधेयक जो है ना दूसरे सदन के पास भेजा जाएगा। अब समझिए, साधारण बहुमत, साधारण विधेयक में हमने कहा था ये लोकसभा में भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है। अगर लोकसभा में शुरू होगा तो दूसरा सदन हो जाएगा राज्यसभा, यानी कि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा। यदि राज्यसभा में शुरू हुआ है तो कहा जाएगा लोकसभा में, ठीक है, दूसरे सदन के पास भेजा जाएगा। और इस समय क्या है, दूसरे सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। यानी अब दूसरा सदन क्या करेगा, पहले सदन की कहानी होगी, दूसरा सदन क्या कर रहा है। देखिए, पहले इसने कहा विधेयक को बिना किसी संशोधन के हाँ कह सकता है, मतलब इसने कहा जो विधेयक पास होके आया है पहले सदन से, सदन कुछ भी हो, ठीक है, तो दूसरा सदन वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा, उसको पास कर सकता है, ठीक है। या फिर क्या करेगा, या उसमें क्या है, संशोधन सहित वो कहेगा यार 1 2 3 4 5 पांचवा पॉइंट हमें गलत लग रहा है, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर देगा, कहेगा ये नहीं, ये होना चाहिए। और इसको फिर क्या करेगा, वापस से पहले सदन के पास भेजेगा, वापस भेजेगा ना, ठीक है। तो उसने यही कहा कुछ संशोधन सहित प्रथम सदन को ही वापस भेज देगा, या फिर विधेयक को सीधा सीधा अस्वीकार कर देगा, हम नहीं मानते, विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा, कुछ करेगा ही नहीं, बैठा रहेगा, शांत बैठा रहेगा दूसरा सदन, ठीक है। फिर समझते हैं, एक तो इसने कहा दूसरा सदन पहले विधेयक में कोई संशोधन नहीं करेगा और उसको क्या कर देगा, पारित कर देगा, पास कर देगा अपनी तरफ से। दूसरा इसने कहा थोड़ा सा संशोधन करेगा और वापस से क्या करेगा, पहले सदन, जो पहला सदन है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, वहां भेज देगा, ठीक है। और फिर इसने कहा विधेयक को ये सीधे सीधे मना कर देगा, इसमें तो पास कर रहा है, इसमें सीधे मना कर रहा है। इसमें इसने कहा कि भैया ठंडा बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, टाइम पास करेगा और विधेयक पे कुछ कार्रवाई नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसने लिखा है एक नोट है, ये भी पढ़ लेते हैं। मतलब हमने देखिए दूसरे सदन का भी काम देख लिया, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति, अब देखिए क्या होगा, सपोज 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 इसने ये करा, अस्वीकार कर दिया, पहला सदन कुछ भी था, लोकसभा या राज्यसभा, उसने पास कर दिया था और दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, इसने अस्वीकार कर दिया। अब क्या होगा, यानी इसको बोलते हैं दोनों सदनों के बीच गतिरोध, दोनों ने एक हाँ में एक ना में। अब क्या होगा, राष्ट्रपति की कहानी शुरू होती, राष्ट्रपति अब क्या करेगा, दोनों जो सदन है ना उनकी संयुक्त बैठक बुलाएगा, यानी कुछ लोग इसमें से आएंगे राज्यसभा में से, कुछ लोग लोकसभा, या कुछ लोग यहाँ से राज्यसभा से आएंगे, कुछ लोग लोकसभा से आएंगे, मतलब दोनों सदनों से कुछ कुछ लोग आएंगे, संयुक्त बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब संयुक्त बैठक जो है धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक में नहीं आती है, मतलब संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हम कहाँ लाते हैं, साधारण विधेयक में लाते हैं, ना कि धन विधेयक में लाते हैं, ना संविधान संशोधन विधेयक में लाते हैं, ये केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, 4 विधेयक पढ़े थे हमने गाइस, ठीक है, 4 तरीके के विधेयक थे। साधारण विधेयक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें संयुक्त बैठक आती है, उसके बाद जो एक वित्त विधेयक होता है उसमें भी संयुक्त बैठक आती है, धन विधेयक में नहीं आती संयुक्त बैठक, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं आती। तो गाइस ये एक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक किस विधेयक में आती है और किस में नहीं आती है, ठीक है। यदि इस बैठक में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक जो है पारित हो जाता है तो इसे जो है दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है, यानी कि जो ये संयुक्त बैठक बैठी है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य हैं, अगर इससे ये बिल जो है ना विधेयक पास हो जाता है तो हम मानेंगे कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे या तो ये वाली कहानी चल गई, सपोज यहाँ पहला जो सदन था वो लोकसभा था तो दूसरा सदन राज्यसभा, दोनों की कहानी चल गई। अगर अस्वीकार करते, ये इसने पास कर दिया तो ठीक है, अब कहाँ पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास। सपोज इसने पास कर दिया था, इसने पास नहीं किया था जो हमने अभी देखा था, तो ये वाली कहानी चलेगी संयुक्त बैठक वाली, संयुक्त बैठक अगर पास कर देती है तो राष्ट्रपति के पास, ठीक है।
यानी कि घूम फिर के हम राष्ट्रपति के पास पहुंच चुके हैं। अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति, इसके साथ दोनों सदनों से पारित होने वाला जो विधेयक है आर्टिकल 101 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ये आर्टिकल याद रखिएगा, इस आर्टिकल के थ्रू जो है ना ये विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास होता है। तो आर्टिकल 101 नहीं, सॉरी गाइस, 111। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं। अब देखिए, जो भी विधेयक है राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकता है, ठीक है, और या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख ले, यानी कि पॉकेट वीटो का यूज कर ले, यानी कि अपने पास ही रखा रहे। वो विधेयक में ना हाँ बोला है ना बोला है, अपने पॉकेट में रख लिया उसने, ठीक है। यानी इसमें हाँ बोल सकता है, या तो हाँ बोल दे, स्वीकृति दे दे, या इसमें ये कुछ बोले ही ना, या कुछ बोले ही ना, ठीक है, पॉकेट वीटो, ठीक है, ठीक है। और तीसरा ये कहे कि पुनर्विचार करो, मतलब जो कहानी चली थी अभी दो वापस से सदन को भेज देगा, कहेगा फिर से भैया कहानी को दोबारा से रिपीट करो, पुनर्विचार करो, कुछ आपको अगर कमी लगती है तो उसमें सुधार करो, और फिर पूरी कहानी चलेगी और फिर वापस से राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। यानी कि 3 बातें हो गई। हाँ भी कह सकता है, स्वीकृति भी दे सकता है, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है वापस से सदन में, भैया अब एक बार और देख लो, ठीक है। यदि विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधित करके, अब सपोज इसने पुनर्विचार के लिए भेज दिया है ना, राष्ट्रपति ने वापस से भेज दिया भैया पुनर्विचार, अब क्या है, दोनों सदनों ने क्या करा, संशोधन किया, कुछ राष्ट्रपति ने कहा कुछ तो संशोधन कर ही दो, इन्होंने कर दिया, या सपोज कि नहीं भी किया, ठीक है, उसके बाद फिर से कहानी पहुंचेगी राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी क्योंकि वो बाध्य है, ठीक है, मतलब कहानी पूरी करने के बाद राष्ट्रपति हाँ ही बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, पुनर्विचार में ये होता है कि अगर हमसे कुछ छूट गया है तो संसद सदन देख लेता है, ठीक है, यानी कि संशोधन भी कर सकता है, बिना संशोधन भी कर सकता है, राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो वो बाध्य है भैया हाँ ही बोलना है उसे अब। तो इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है और विधेयक क्या होता है, अपना एक्ट बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन जाता है। ठीक हो गई कहानी। हमने अभी पढ़ा है, पहला क्या पढ़ा हमने, साधारण विधेयक। अब हम पढ़ेंगे धन विधेयक। हमने कहा 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। पहला साधारण पढ़ चुके हैं, दूसरा धन है, तीसरा वित्त है, चौथा है संविधान संशोधन। तो दूसरा पढ़ते हैं धन विधेयक, क्या है कहानी इसकी। तो धन विधेयक में सबसे पहले ही रटने वाली कहानी ये है कि गाइस आपको ये आर्टिकल रटना पड़ेगा कि 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक से संबंधित बातें लिखी गई हैं। आर्टिकल 110 रट लीजिए, ठीक। तो किसी कर, अब धन विधेयक क्या होता है, देखिए किसी कर को, धन में ना धन की बात होगी, पैसा पैसा पैसा। तो देखिए किसी कर को लगाया जाना, कोई टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, या कोई टैक्स समाप्त करना है, या उसे परिवर्तित करना है, विनियमित करना है, तो ये सब किस में आ रहा है, धन विधेयक में आ रहा है। एक बात, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन, यानी धन उधार लेना है भारत सरकार को, तो उससे संबंधित जो कानून है, ठीक है, उसमें अगर संशोधन करना है, या विधि का संशोधन करना है, या विनियमन है जो उसमें संशोधन करना है, तो यहाँ पे ये धन विधेयक में आता है। फिर भारत में एक होती है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। उसमें धन जमा करना है, धन निकालना है, ये भी आपका धन विधेयक आता है। मतलब संचित निधि, आकस्मिक निधि ऐसा समझिए कि जनता का पैसा रखा हुआ है इसमें और इसी से पैसे वो काम में लगा रही है सरकार, ठीक है, ऐसा समझिए। मतलब टैक्स वैक्स से ही तो, रेवेन्यू से ही तो पैसा आता है, वो सब यहीं रखा है, ठीक है। ये इनका क्या है, बैंक है, इसमें पैसा है, ठीक है। ये इनका लॉकर है, लॉकर में पैसा रखा हुआ है, दोनों निधि है, संचित निधि, आकस्मिक निधि, यहाँ से पैसा लगना है, तो इसमें धन जमा करना है तो भी आप धन विधेयक लाएंगे, धन निकालना है तो भी आप धन विधेयक लाएंगे, ठीक है। मतलब ये कहानी धन विधेयक में चलेगी। भारत की संचित निधि से धन का क्या करना है, विनियोग करना है। जब बजट पढ़ेंगे तो हम समझेंगे क्या है, ठीक है। तो वो भी, ये कहानी भी धन विधेयक में आएगी, ठीक है। और किसी व्यय, देखिए हर चीज ना पैसे पे चल रही है यहाँ पे। ये संचित निधि में पैसा होता है, संचित निधि में पैसा होता है, आकस्मिक निधि में पैसा होता है, ठीक है। उधार लेना यानी पैसा ही उधार लेंगे और क्या लेंगे, ठीक है। कर यानी कि पैसा ही ले रहे हैं आप, ये सब पैसा। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना है, यानी कि सरकार अगर कोई व्यय कर रही है तो वो व्यय के लिए जो पैसा निकाल रही है ना, वो कहाँ से निकल रही है, संचित निधि से पैसा निकाल रही है, तो इसके लिए जो विधेयक आएगा वो भी धन विधेयक में ही आएगा। भारत की संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना, ठीक है। देखिए धन धन धन, सिर्फ धन, ये सब चीजें किस में आ रही है, धन विधेयक में आ रही है। ये सब बड़ी चीजें हैं, सब सरकार वाली चल रही है। और मोस्टली आपने क्या देखा कि संचित निधि, संचित आकस्मिक निधि, सरकार की संविधान संशोधन हो रहा है, मतलब इसमें विधि का संशोधन, विनियमन, फिर कर की बात हो रही है, बड़ी बातें हैं,
ठीक है, ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये सब धन विधेयक में आ रही है। अब देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 में ये प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित प्रकार से बने विधेयक को धन विधेयक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब देखिए धन विधेयक की श्रेणी में क्या नहीं है वो बात करते हैं। जैसे किसी जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड धन विधेयक में नहीं आएगा। जुर्माना या फिर जो आप फाइन लेते हैं, आर्थिक दंड होता है, पैसे से रिलेटेड दंड होता है कि इतने करोड़ नहीं, इतने हजार रुपए दो, इतने लाख रुपए, क्या दंड है ना, ये धन विधेयक में नहीं आएगा। किन्हीं सेवाओं या लाइसेंस की जो फीस है इससे संबंधित बातें इसमें नहीं आएगी। ठीक है, सेवा या लाइसेंस से संबंधित अगर आप फीस ले रहे हैं उसमें किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय, ठीक है, द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने या उसको हटाने से संबंधित कोई बात है तो धन विधेयक में नहीं आएगी। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट तो समझ लीजिए। आप नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, यानी कि रट हो जाएगा आपको। ठीक है, रट लीजिए। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए, ये हो गई एक इम्पोर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये विधेयक जो है ना, ये जो बिल आया है ना आपका लोकसभा में आया है। हाँ गाइस, ये बिल जो है लोकसभा में ही आएगा। साधारण विधेयक तो आ जाता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ, देखिए साधारण विधेयक के बारे में हमने बात करी थी, वो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, यानी प्रस्ताव स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा। तो लोकसभा में हो रहा है तो हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष लोकसभा का होता है, यानी कि स्पीकर। कोई मंत्री सपोज एक बिल लाया है, यानी कोई विधेयक लाया है। अब ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में कौन बताता है? अध्यक्ष बताता है कि हाँ भैया ये जो है ना धन विधेयक है, यानी कि इसका निर्धारण कौन करेगा कि धन विधेयक है? अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन है ये गाइस, आर्टिकल 110(3) में ये बात होती है। अच्छा, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब नई बात, ये भी एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, आ चुका है और आ सकता है। आर्टिकल 117 में, यानी कि धन विधेयक को जब आप लोकसभा में पेश करने जाएंगे उससे पहले आपको राष्ट्रपति से सिफारिश करनी पड़ेगी, यानी कि सिफारिश लेनी पड़ेगी। भैया हाँ, राष्ट्रपति जब उस पर सिफारिश देते थे तब ये प्रस्तुत होता है कहाँ पे? लोकसभा में। मतलब पहले से ही राष्ट्रपति इस पे हाँ बोल देता है। ठीक है, अब देखिए धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित करके, अब देखिए सबसे पहले लोकसभा में है। साधारण विधेयक किसी में भी आ सकता है, स्टार्टिंग उसकी लोकसभा राज्यसभा किसी से भी हो सकती है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आएगा। ना याद हो तो भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, तो इसने कहा कि धन विधेयक यदि लोकसभा में क्या हो जाता है? पारित हो जाता है, पास हो जाता है सपोज, तो ये कहाँ पहुंचेगा? इस राज्यसभा पहुंचेगा। ठीक है, और राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत सीमित अधिकार है। राज्यसभा में धन विधेयक के लिए बहुत ही कम अधिकार होते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा ना ही संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है। यानी कि राज्यसभा के पास जो ऑप्शन थे ना कि भैया तुम संशोधन कर लो, तो संशोधन भी नहीं करेगी और इसको मना भी नहीं करेगी। तो वही यहाँ पे जो है ना राज्यसभा को इसमें हाँ बोलना है। ठीक है, अब कहानी क्या चलेगी देखो, इसमें लिखा है कि अगर राज्यसभा सपोज की सहमत नहीं होती है तो 14 दिन तक तो इस विधेयक को रोक सकती है किसी तरह से। लेकिन 14 दिन के बाद क्या होगा ना, ये 14 दिन के अंदर क्या होगा, राज्यसभा इस पे स्वीकृति सपोज नहीं देती है तो हम मान लेंगे कि राज्यसभा ने हाँ बोल दी है। मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता वो हाँ बोले ना बोले, 14 दिन के अंदर अगर वो हाँ बोल दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलती है तो भी हम हाँ मान के आगे चलेंगे। देखिए राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में क्या होता है, संशोधन के लिए सिफारिश नहीं कर सकती है। सॉरी, संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में जो है संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। ठीक है, चलिए, सिफारिश कर सकती है, संशोधन की बात नहीं कर सकती, खुद नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा में आया, राज्यसभा को पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक लेगी, वापस जब ये लोकसभा के पास पहुंचेगा तो पास माना जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा इसके बाद क्या है, धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है। ठीक है, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास, राज्यसभा हाँ बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ही माना जाएगा। तो अब पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, 111 के तहत क्या क्या विकल्प हैं। देखिए पहले 3 विकल्प थे, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता था, तो उसमें स्वीकृति दे सकता था विधेयक पे। साधारण विधेयक में हमने क्या पढ़ा था, स्वीकृति दे सकता था। दूसरा है क्या है, स्वीकृति, अपनी जो स्वीकृति है ना उसको सुरक्षित रख सकता था। तीसरा, यानी स्वीकृति सुरक्षित रखना यानी कि पॉकेट वीटो वाला काम कर सकता था। तीसरा इसने कहा था ना, उसमें हमने देखा ना पुनर्विचार के लिए वापस पे भेज सकता था। तो इस यहाँ पे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, याद रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, राष्ट्रपति जो है धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे देता है, क्योंकि विधेयक जो है राष्ट्रपति, देखिए
पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि भैया राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही तो ये लोकसभा में चलना स्टार्ट हुआ था। बस यही कहानी है और कुछ नहीं। जब आपने पहले से ही हाँ बोल दिया था और ये लोकसभा में आ गया था, तो अब आप मना क्यों करोगे और पुनर्विचार के लिए क्यों बोलो तुम भेजोगे? ठीक है, नहीं कि दो काम करता है, स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, ये वाली जो कहानी थी वो 117 में थी। ठीक है, आर्टिकल 117। यानी कि हमने एक साधारण विधेयक पढ़ लिया, हमने एक धन विधेयक पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, साधारण विधेयक और धन विधेयक में ये लोकसभा में भी आ सकता है, स्टार्ट हो सकता है राज्यसभा में भी। ये और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, राष्ट्र लोकसभा में स्टार्ट हो सकता है और पहले आपको प्रेसिडेंट की सिफारिश लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये लोकसभा में आप प्रस्तुत करोगे। इतनी सी बात। और प्रेसिडेंट के पास फिर कितने विकल्प होते हैं एंड में जाके, ये वाले 2 विकल्प। ठीक है, लोकसभा के बाद जब ये राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा इसे मना नहीं कर सकती, यानी कि 14 दिन का टाइम है, आप उस पर हाँ बोल ही दीजिए। नहीं भी बोलेंगे तो वो भी हाँ ही माना जाएगा। इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा वित्त विधेयक। देखिए धन भी आपका एक तरीके से, अच्छा अगर एक चीज और देखते हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोग जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था धन विधेयक। धन विधेयक तो धन विधेयक क्या है गाइस, ये देखिए यहाँ लिखा है मनी। ठीक है, पैसा, पैसा ही पैसा। अब वित्त विधेयक को, वित्त क्या होता है गाइस अंग्रेजी में? फाइनेंशियल। देखिए ये भी पैसा ही पैसा होता है। ठीक है, वित्त मीन्स भी हम बहुत जगह पैसा मतलब पैसा ही मान के चलते हैं, धन भी हम पैसा ही मान के चलते हैं, वित्त भी। इसमें देखिए सभी विधेयक जिसका संबंध जो है वित्तीय मामलों से होता है, वित्त विधेयक मतलब। अब देखिए देखिए हमने धन विधेयक पढ़ा था अभी। इसने कहा जितने भी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, मतलब धन विधेयक के अंदर जितने भी मामले होते हैं सब के सब वित्त विधेयक होते हैं। सपोज मैंने कहा कि वित्त विधेयक कितने हैं, सपोज कि 100 हैं। ठीक है, और धन विधेयक मैंने कहा 50 तरीके के। ठीक है, अब इस 100 में से ना ये 50 इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि धन विधेयक सारे के सारे वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो बचे हुए 50 है, मान लेते 50-50, तो ये तो मान लो धन, और ये बचे हुए जो है वो धन विधेयक थोड़ी ना है। बस इतनी सी बात। मतलब इसने कहा जितने भी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन जो जितने भी हर एक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, ये समझिए बस इतनी सी बात। मतलब ये समझ लीजिए ये है आपका वित्त विधेयक और इसके अंदर है धन विधेयक। ठीक है, तो ये वाला तो धन, ये वित्त विधेयक है पूरा, वित्त विधेयक है पूरा का पूरा, तो उसके अंदर धन विधेयक दे रखा है, यानी कि सारे धन विधेयक तो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। चलो इतनी सी बात, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसने भी ऐसा ही कुछ बना दिया ये कहानी। अब देखिए वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक तो हो गया धन विधेयक, हमने कह दिया जितने भी धन विधेयक है वो सारे के सारे वित्त विधेयक होते हैं, आर्टिकल 110 से संबंधित। ठीक है, धन विधेयक में हमने 110 पढ़ा था आर्टिकल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो यही हो गया धन विधेयक, वित्त विधेयक होता है। अब दूसरा इसमें लिखा है वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2। चलिए तो धन, पहला वाला था हमारा धन विधेयक, धन विधेयक जो आर्टिकल 110 में पढ़ लिया हमने। अब देखिए यहाँ प्रकार 1, प्रकार 2, 117(1), 117(3). तो धन विधेयक हम पढ़ चुके हैं। अब पहला वाला प्रकार 1 पढ़ते हैं, धन विधेयक, सॉरी वित्त विधेयक प्रकार 1। तो इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। यही चीज हमने धन विधेयक में भी पढ़ी थी, राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया था, और ये प्रकार 1 भी ऐसे ही होगा। राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली हुई है, इसमें पूरी की पूरी शक्तियां, राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली है, ये बोला इसने। अब इसने कहा साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसमें संशोधन और खारिज भी कर सकती है। यानी धन विधेयक में हमने पढ़ा था 14 दिन तक रख सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, हाँ संशोधन की सिफारिश कर सकती है लेकिन कर नहीं सकती। ठीक है, और 14 दिन ये राज्यसभा, लेकिन जो ये वाला है ना पहला वाला, ये पहला वाला, इसमें राज्यसभा क्या कर सकती है, संशोधन भी कर रही है, खारिज भी कर सकती है, मना भी कर सकती है। तो इस मामले में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। ठीक है, फिर वही वाली बात हो गई। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं था, इस वाले में तो है, इसमें है। अच्छा, जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत होता है, मतलब जब दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जा रहा है, तो ये विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को सुरक्षित भी रख सकता है और पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकता है। यानी आप ये समझ लिए बिल्कुल जैसा साधारण विधेयक चल रहा था ना, जैसा साधारण विधेयक चल रहा था वैसा ही वित्त विधेयक प्रथम चलेगा। ठीक है, वित्त विधेयक हमने कहा था 3 प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक प्रथम, वित्त विधेयक द्वितीय। धन विधेयक तो हमने पढ़ लिया था, वो अलग ही हिसाब किताब था, लेकिन वित्त विधेयक प्रथम वैसा ही रहेगा जैसे साधारण विधेयक। ठीक है, अब वित्त विधेयक द्वितीय की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, वित्त विधेयक द्वितीय।
धन विधेयकों के समान ही सारी शक्तियां राज्यसभा को भी है, अर्थात राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है। गतिरोध की दशा में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक भी बुलाएगा और राष्ट्रपति के पास इस संदर्भ में तीनों विकल्प हैं। मतलब ये भी पूरा का पूरा कहानी वैसी है जैसे कि आपकी किसमें होती है, आपने साधारण विधेयक में पढ़ी है। ठीक है, अभी तक में क्या अलग हुआ है गाइस? अभी तक में हमने जो अलग पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ये वाला पहला वाला जो हमने पढ़ा है वित्त विधेयक, जब हमने धन विधेयक, धन विधेयक को अलग कर दीजिए, इसमें कुछ कहानी अलग चली है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था गाइस? हमने पढ़ा था साधारण विधेयक। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था धन विधेयक, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में हमने तीन तरह देख लिए। ठीक है, एक तो हमने धन विधेयक देख लिया, इसमें एक इसमें देखा हमने वित्त विधेयक प्रकार 1 और प्रकार 2। तो बस इस वाले को आप अलग कर दीजिए। तो ये जो है ये वाला और ये वाला, ये बिल्कुल ही क्या है आपका सेम है ऐसा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो गाइस अब आपकी टेंशन है। चलिए, तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया? तो गाइस हमने अब तक कहानी ये चली है, पहला हमने पढ़ा है साधारण विधेयक, दूसरा हमने पढ़ा है धन विधेयक, तीसरा हमने पढ़ा है वित्त विधेयक। ठीक है, 1 2 3, चौथा हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक। चलिए अब इसकी बात करते हैं। और वित्त विधेयक में हमने 3 टाइप देख लिए थे यहाँ पे, वो भी आपको, एक तो इसमें धन विधेयक जैसा कुछ था, इसमें एक था वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2। अब आपको इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे। तो वैसे इसे भी देख लेते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। देखिए, संविधान संशोधन आर्टिकल याद रखिएगा 368। तो संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन विधेयक को 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है वो 368 है गाइस, याद रखिए, रट लीजिए। चलो आगे बढ़ते। पहला, 2 भाग में हमने बांट दिया संविधान संशोधन को। देखें क्या है भैया 2 भाग। पहला भाग, सदन के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाला संशोधन विधेयक, यानी कि सदन के जो 2 वो है ना, सदन है, मतलब संसद के 2 सदन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जब ये पास होगा ना, तो कैसे पास होगा? विशेष बहुमत से पास होगा। ये एक बात यहाँ लिखा है, संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से पारित होने वाला संशोधन विधेयक। चलिए, यानी कि गाइस इसमें 2 तरीके के हैं संविधान संशोधन विधेयक, 2 तरीके के। एक ऐसा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो विधेयक पास हो रहा है ना, वो विशेष बहुमत से पास होगा, एक बात। और जो दूसरा वाला है ना, उसमें लोकसभा से भी पास होगा विशेष बहुमत से, राज्यसभा से भी विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, और कम से कम आधे, भारत में जितने भी राज्य उसमें से आधे राज्यों का भी अनुसमर्थन, मतलब उससे भी पास होना है। आधे राज्यों की विधानमंडल जो है ना, उससे भी इसे पास होना है। यानी कि 2 तरीके के संविधान संशोधन है दुनिया में, जिसमें एक कहानी इसकी चलती है, एक कहानी जिसमें आधे, सपोज 28 राज्य हैं तो एटलीस्ट 14 प्लस 1 15 मान लो, या 14 मान लो, इतने राज्य भी उस पे हाँ बोले। ठीक है, तो पहला वाला देखिए, भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामले को अगर आप छोड़ दें तो शेष सभी उपबंधों का संशोधन ऐसे ही होगा। मतलब अगर आप भारत का जो संघीय ढांचा है उससे संबंधित अगर कोई विषय, उसको छोड़ने के बाद कोई भी विषय आता है तो इस तरह से संविधान संशोधन वाला हिसाब किताब चलेगा। ठीक है, विशेष बहुमत क्या होता है? देखिए, विशेष बहुमत क्या, सदन मान लेते हैं, अभी फिलहाल सदन लोकसभा मान लेते हैं, तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या, यानी कि कुल सदस्य संख्या जो है आपकी, ठीक है, उसका बहुमत यानी उसका 2/3 मान लीजिए। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 2/3, फिलहाल इतने तो नहीं, 545 है मान लेते, तो इसका 2/3। ठीक है, तो इतना ये हो गया कुल सदस्य संख्या का बहुमत, लोकसभा मान लिया हमने। ठीक है, दूसरा विशेष बहुमत में 2 चीज, एक तो हो गया कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि हम 2/3 मान लेते हैं। दूसरी जगह प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3। ओके गाइस, एक फिर से गलत, जो सदस्य संख्या है उसका बहुमत, यानी कि अगर हमने कहा कि जितने भी हैं उससे उसके आधे से +1 कर दो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसने कहा कि जितने भी सदन में उपस्थित हैं
जितने लोग और मतदान कर रहे हैं, ठीक है, तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका कम से कम 2/3 उस पे वोट करें, ठीक है, हाँ में वोट करें तब, ठीक है, मतलब इतनी सी बात समझ गए। हम किसकी बात कर रहे हैं कि दोनों सदन के विशेष बहुमत से पास होने वाला, ठीक है, दोनों सदन के विशेष, पहला सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, दूसरा कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य उस पर हाँ या वोट करें। दूसरा जिसमें राज्य भी इन्वॉल्व हो रहा है उस विधेयक की बात करते हैं। तो देखिए पहला जिसमें राज्य इन्वॉल्व नहीं हो रहा था उसमें क्या था, संघीय ढांचे को छोड़कर शेष विषय, ठीक है। अब इसमें क्या है, संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंध इस संशोधन में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विधेयक है दोनों सदन के विशेष बहुमत के द्वारा पारित हो गए, यानी कि ये वाली कहानी पूरी चल गई, ठीक है, यानी कि ये वाली कहानी पूरी चली है इसमें भी। लेकिन दूसरा इसमें क्या चलेगा, दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने, मतलब यहाँ जब ये पारित हो गया तो उसके बाद कम से कम आधे राज्यों में जो विधानमंडल है उसका अनुसमर्थन भी चाहिए हमको, यानी अगर हमारे पास 28 राज्य है तो एटलीस्ट 14 राज्य भी इस पे हाँ बोले, ठीक है। यानी कि ये वो विषय हैं जो संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए संविधान में कुछ बातें या उपबंध लिखी हैं उसमें हम संशोधन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी संविधान में कुछ बातें या कुछ बातें लिखी हैं जिसपे हमें क्या है, संशोधन करना है, लेकिन इसमें वो जो है संघीय ढांचे से जुड़े हुए नहीं है, बस ये, यानी संविधान में संशोधन कर रहे हैं। इसमें संघीय ढांचे वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे, इसमें जो संघीय ढांचे के नहीं है वो सब्जेक्ट आएंगे और हम संविधान में संशोधन करेंगे। आगे भी देख लेते हैं कुछ कहानी। भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों यानी आर्टिकल को साधारण विधेयक के माध्यम से संशोधित किया जाता है उसको तकनीकी तौर पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता, ठीक है। इसने कहा संविधान के कुछ आर्टिकल ऐसे हैं ना जिसको हम साधारण विधेयक से संशोधित कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको ना संविधान संशोधन विधेयक नहीं मानते। जैसे आर्टिकल 2, 3, 169 एंड 239 आदि ये सब आ गए, ठीक है। कोई इतना ये 3-4 आर्टिकल याद रख लीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब देखिए संविधान ऐसे लगे संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य बात देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित देखिए पहला इसने कहा ये जो विधेयक है ना संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यानी इसे हम लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है, धन विधेयक में जैसे थी इसमें नहीं है, ठीक है। इस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे साधारण विधेयक में था, ठीक है, धन विधेयक में नहीं था, ठीक है। वित्त विधेयक में हमने 3 देखे थे। पहला हमने देखा था धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रथम, वित्त विधेयक द्वितीय। तो धन विधेयक में तो नहीं है संयुक्त बैठक, लेकिन प्रथम में था और दूसरे में भी थी, ठीक है। अगर राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है, यानी अब राष्ट्रपति को अनुमति देनी है। वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक है। यानी राष्ट्रपति का जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति के पास जब आता है तो या तो वो उस पर स्वीकृति दे देता है, हाँ बोल देता है, या इस पे क्या कर देता है, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, यानी पॉकेट वीटो का काम करता है, तो अब ये नहीं कर सकता। तीसरा इसने कहा कि अब इसको अनुमति देना ही है राष्ट्रपति को, यानी आप ये समझिए पुनर्विचार के लिए भी नहीं ही भेजेगा, ठीक है, मतलब इसको हाँ ही हाँ में चल रहा है। और ये हुआ है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ये कहानी गढ़ी गई है, ये वाली, ठीक है। चलो इसके बाद है गाइस संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया। तो गाइस इसके बाद इस पर जो है ना हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जो है ना लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है एंड शेयर करिएगा गाइस अपने दोस्तों में। अगर कोई ये बुक पढ़ना चाहता है या फिर घटना चक्र की कोई बुक पढ़ना चाहता है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे घटना चक्र की बुक मिल जाएगी, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर वो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरा टेलीग्राम पेज है आप चाहें तो उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर फन की बात करें तो गाइस मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप कीरत एस चौहान, कीरत सिंह चौहान लिखेंगे तो वो भी मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही, वो तो मेरा पर्सनल चैनल है, मतलब ऐसे ही फन के लिए बस। चलिए गाइस इतनी सी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जो है ना मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आगे की पार्ट के संग, यानी कि संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के तक। तब तक के लिए धन्यवाद।